हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक जो आपकी समस्या हैं उनको पुनर्स्थापित करने, यानी कि 1964 के बाद जो समस्या आई हैं उनको बेसिकली हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने जितना कल फ्रेश पढ़ लिया था एक बार हम उसको रिवीजन के तौर पर देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों ने घर जाकर चैप्टर का रिवीजन किया है और उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। ये तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, ये था कांग्रेस चुनाव प्रणाली के विषय में। हमने गौर करके इन सारी चीजों को एक एक करके देखा कि कैसे राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती जो है कांग्रेस के सामने प्रारंभ हो गई थी नेहरू जी की मृत्यु के बाद। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद एक ऑप्शन के रूप में हमको मिले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और बच्चों इसका मतलब था कि किसान खेत में डटे रहो और जवान सेना पर, आपकी सीमा पर डटे रहो। ये आपके रेल मंत्री भी रहे, बहुत सारे अहम आपके मंत्रालय को उन्होंने आपका थामा, और कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक आपका जुड़े रहे थे। और 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारत चाइना में जब युद्ध हुआ उसी समय क्या हुआ, इनकी ताशकंद में आपका मृत्यु जो है हो जाती है। ठीक, शास्त्री के बाद फिर दोबारा से कांग्रेस के सामने एक संकट आया कि अब कांग्रेस के अब कौन आएगा। कि अब कौन आएगा, ये सबसे बड़ा जो था संकट इनके सामने आपका बना हुआ था, और ये संकट जो था खड़ा हो गया था। अब इसी संकट से निपटने के लिए, इसी संकट से गुजरने के लिए, ठीक, इन्हीं चीजों पर हम लोग आपका देख रहे थे। इस चैप्टर को हम लोग गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इनको देखेंगे और इन पर जो है हम अपनी बात करेंगे, और सबको गौर करके सारी चीजों को जो महत्वपूर्ण आपके पहलू हैं उनको समझने का आपका प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये फोटो है इंदिरा गांधी जी की। फिर हमने चौथा आम चुनाव समझा और देखा कि उसमें कैसे कांग्रेस के सामने समस्या आई, कैसे आपका रुपए का अवमूल्यन हुआ, कैसे देश में गैर राजनीतिक अस्थिरता आई। और इसी पर हम लोग आपका जो था बात कर रहे थे कि कैसे कांग्रेस में गैर कांग्रेसवाद का जो आपका जन्म हो रहा था, उस जन्म को हम लोग आपका देख रहे थे, या उस पर हम लोग अपनी बात कर रहे थे। तो इन्हीं सब चीजों को आपका देखते हुए हम गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को आपका पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके एक एक करके देखेंगे। देखिए, राम मनोहर लोहिया को हम देखते हैं, क्या है, समाजवादी नेता के विचारक थे, यानी कि ये समाजवाद की बात करते थे बेसिकली। देखिए, समाजवाद जहां भी आए थोड़ा सा ना, ये आपका कम्युनिस्ट विचारधारा है। मैं आपको लेनिन, स्टालिन और मार्क्सिस्ट की थ्योरी को भी आपको पढ़ाऊंगा जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि थ्योरीज क्या, ठीक, समाजवादी नेता, स्वतंत्र विचारक, ये सारी चीजें क्या हैं, इन सभी पर हम लोग आपका विचार करते थे। ठीक, आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। ये उस समय का है जब आपका यहाँ चुनाव होंगे, और जब चुनाव हुए तो कैसे कैसे स्थिति बनी। तो क्या कह रहे, देखिए, ये कह रहे हैं लाल आपका रेडनिक, जहां पर कांग्रेस ने 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं किया, और ये वाला आपका येलो वाला वहां है जहां पर कांग्रेस ने क्या किया था, बहुमत हासिल किया। तो आप देखिए भाई, पंजाब में कांग्रेस नहीं कर पाई काम, पंजाब में नहीं रही, राजस्थान में नहीं रही, दिल्ली में नहीं रही, उत्तर प्रदेश में नहीं रही, बिहार में नहीं रही, वेस्ट बंगाल में नहीं रही, उड़ीसा में नहीं रही, और नीचे मद्रास में नहीं रही, और वो आपका केरल में और गोवा में भी नहीं रही। कहाँ रही? मैसूर में सरकार बनाने में सफल रही, आंध्र प्रदेश में रही, महाराष्ट्र में रही, गुजरात में रही, और मध्य प्रदेश में रही, इधर असम में रही, वो आपका त्रिपुरा में रही, और आपका मणिपुर में रही, और उधर जम्मू कश्मीर रही, और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने में सफल रही।
यानी कि कांग्रेस का वोट बैंक क्या हो गया था, आपका टूट गया था। ठीक, अब देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, क्या आज गैर कांग्रेसवाद की प्रासंगिकता है, क्या मौजूदा पश्चिम बंगाल के खिलाफ ऐसी चीजें हैं। हमको देखना है कि क्या स्थिति आपका बन रही थी और क्या उस समय राजनीति का कुछ आपका दृष्टिकोण जो आपका पलट रहा था, उस आपका पलट रहे आपका दृष्टिकोण को भी हमको गौर करके और एक एक करके हमको देखना था। राजनीतिक बदलाव की यही नाटकीय स्थिति आपको राज्य में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना पाई, जिनमें 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। यानी कि 7 में तो बना ही नहीं पाई और 2 में लोगों ने दल बदल कर लिया, यानी कि नेता एक पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए और इससे भी कुछ बेनिफिट आपका नहीं हुआ। वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में आपकी सरकार बना सकती थी। ये क्या कर सकती थी, इन सभी जगह पर अपनी जो सरकार है वो आपका बना सकती थी। मद्रास प्रांत, इसे अब तमिलनाडु कहा गया है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ आपका सत्ता पाने में आपकी कामिल रही। द्रविड़ तृणमूल नेत्री यानी कि डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। क्या आई थी, हिंदी विरोधी आंदोलन करके नेतृत्व में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र के ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने इस विरोध का नेतृत्व किया और चुनावी इतिहास में पहली घटना थी जब गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। यानी कि गैर कांग्रेसी राज्य में अगर कहीं देखोगे तो पहला ऐसा राज्य बना है आपका तमिलनाडु, जहां पर डीएमके ने क्या करा, एक बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करा। चुनावी इतिहास में पहली घटना थी कि जब किसी गैर कांग्रेसी दल को इतना बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों का संगठन बना। उसी समय आमतौर पर कहा गया कि दिल्ली में हावड़ा जाने वाली ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन पूरे रास्ते में सभी कांग्रेस शासित होकर नहीं गुजरेगी। क्या कह रहे हैं कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा के लिए जा रहे हैं तो दिल्ली से हावड़ा जाओगे तो ये कहीं भी आपका कांग्रेस वाले क्षेत्र में आपका नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने का अभ्यास कर रहे थे, यही विचित्र अनुभव माना भी जा रहा था। अब बात करते हैं कि गठबंधन की, आखिर में गठबंधन किसको कहते हैं या गठबंधन है क्या। तो देखिए, विधानसभा में एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं त्रिशंकु। सबसे पहले आप त्रिशंकु को समझने का प्रयास कीजिए। त्रिशंकु जो है ऐसी स्थिति है जब विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या होता है, अब 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं और एक तीसरी पार्टी कहां बैठ जाती है, विपक्ष में आपका बैठने को तैयार रहती है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं आपका त्रिशंकु। चलिए अब कह रहे हैं गठबंधन 1967 के बाद चुनावों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टी ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन किया। इन्हीं कारणों से सरकार को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचार के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार 2 समाजवादी पार्टी यानी कि एसएसपी और पीएसपी शामिल थी। इनके साथ इस सरकार ने वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल था। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल ने पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया,
क्योंकि उस वक्त दो आपका परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल और संत ग्रुप ऑफ मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके इनके साथ सरकार ने दो साम्यवादी दल बीआईपीओ सीपीआई और एमपी की रिपब्लिकन पार्टी को जनसंघ में क्या कर लिया था, आपका उनको शामिल कर लिया था। ठीक, ये हमको देखना है। तो 1974 में गैर साम्यवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश में आपको दिखाया गया है कि एक नेता है, सभी के साथ एक ही साइकिल पर चल रहे हैं, यानी कि जनसंघ को आपका दिखाने की कोशिश की गई है। अब कह रहे हैं दल बदल। 1967 के चुनावों की एक खास दल बदल भी है। इनमें चुनावों में सरकार के बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीते गए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो गया, तो इसे दल बदल कहा गया। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायक दलों ने 3 राज्यों में हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस दौरान राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया जुमला मशहूर हो गया। अब कह रहे हैं कि 3 राज्यों में आपकी दिक्कत बनी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ राजनीतिक निष्ठा थी, एक व्यक्ति उधर से उधर होता गया। असल में एक व्यक्ति था राम। बेसिकली बात है हरियाणा के टाइम में कि इसके एक ही वोट के ऊपर बहुमत का सब कुछ दारमदार था। आइए पहले पढ़ते हैं इसके विषय में। कह रहे हैं आया राम गया राम। विधायकों को तुरंत फुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ यह घटना जुड़ी थी कि 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा का एक विधायक गया लाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने के जैसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए हों। उसने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस के यूनाइटेड फ्रंट में गया, फिर कांग्रेस से लौटकर कांग्रेस में लौटने के बाद 9 घंटे के बाद दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। कहा गया कि जब गया लाल यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर कांग्रेस में आने की थी, तो कांग्रेस के नेता रविंद्र राव ने उन्हें चंडीगढ़ लेकर प्रेस के सामने घोषणा कर दी कि राम गया राम था, अब आया राम है। तो गया लाल की इस बिगड़ती हालत को गया राम आया राम के जुमले ने हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। इसी हड़बड़ी को लेकर बहुत सारे चुटकुले और कार्टून बने और इसके बाद दल बदल रोकने के लिए संविधान में एक संशोधन हुआ, जो आप देखेंगे। इस समय एक अनुसूची आई थी 1967 में, 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में ऐड करी गई थी, जिसको हम देखते हैं दल बदल कानून। वो यही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ध्यान में रखी गई थी कि ना जाने भविष्य में और कोई ऐसी कंडीशन भी क्या है आ सकती है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। देखिए, अब है कांग्रेस में विभाजन। अब कांग्रेस में क्या होगा, विभाजन होगा। थोड़ा सा इनके विषय में पढ़ते हैं। यह है कि कामराज स्वतंत्रता भाव के सेनानी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और खासकर जो आपका मद्रास, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने, स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने वाले, और 1967 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता संभाल सकें। यह प्रस्ताव काम राज योजना के नाम से मशहूर हुई। आप कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे
और ये कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में विभाजन, क्या देखते हैं? कांग्रेस में विभाजन। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसने पहले जितना बहुमत हासिल नहीं किया। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चुनाव के नतीजे साबित कर दिए कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में सभी अधिकतर गैर कांग्रेसी संगठन की सरकारें ज्यादातर दिनों तक नहीं टिक पाईं। इन सरकारों ने बहुमत खोया और नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा। यह राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रपति शासन जो है लगाना पड़ा, यानी कि जहां गठबंधन की सरकार बनी वहां भी वो आपका चल नहीं पाई। इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं थी, बल्कि खुद की पार्टी के भीतर से मिल रही सिंडिकेट से निपटना था। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेसी दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह को अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के खुद में मुकाम बनाना शुरू कर लिया। उन्होंने अपने सलाहकार और विश्वस्तों की पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे यह बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। इस तरह इंदिरा गांधी ने चुनौतियों का सामना किया और उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस के 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसने वो भी हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़े साहसी रणनीतिक अपनाई और उसने फिर एक साधारण से सत्ता संघर्ष का विचारधारात्मक संग्राम में बदल दिया। उसने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। जैसे 1967 में कांग्रेस कार्य समिति के प्रभाव में 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया। इससे कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के लिए राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा, आय परिसीमन, खाद्य सरकार भूमि वितरण, भूमि सुधार, गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान, जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी आवास योजना, आज भी चलती है, उसने शुरू किया। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक रूप से तो वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके मन में गहरे संदेह थे। कैसे थे? गहरे संदेह जो थे उनके मन में आपका बसे हुए थे। अब एक व्यक्ति हुए हैं बिहार से, आपका बिलोंग करते थे बेसिकली, इनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। कह रहे दिसंबर 1970 में और जून 1971 में तथा जून 1977 और अप्रैल 1989 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री, स्वतंत्र सेनानी, समाजवादी नेता, मजदूर एवं किसान दलित आंदोलन में सक्रिय, लोहिया के प्रबल समर्थक थे। जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदारी, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकालों के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने की पहचान और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने पर इन्होंने विरोध किया। ये थे कर्पूरी ठाकुर। बिहार में आज भी बहुत नाम है कर्पूरी ठाकुर का। ठीक, तो आप देखिए यहाँ हल्के हल्के हम कांग्रेस के उन नेता के बारे में आपका पढ़ेंगे जो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे, लेकिन विचारधारा ऐसी रही कि धीरे धीरे कांग्रेस का जो विभाजन हो रहा है उसी को हम देख रहे हैं। ठीक, एक से एम निंजलिंग पन्ना, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, और कह रहे हैं कि जो मैसूर, जो अब कर्नाटक प्रांत के मुख्यमंत्री और आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बीबी गिरी, 1894 से लेकर 1980।
1967 में से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति, कांग्रेस के नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता, सिलियोन यानी कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक के राज्यपाल, राष्ट्रपति रहे और डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति का इस्तीफा और उसके चुनाव के स्वतंत्र प्रत्याशी रहे और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन में विजय हासिल की। तो आप बीपी गिरी के बारे में देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक, बहुत सारे अहम पदों पर इन्होंने क्या किया है, इन सब जगह अपनी चीजें बनाई हैं। अब बात चलेगी, राष्ट्रपति का चुनाव है 1969 का। कब है राष्ट्रपति का चुनाव? 1969 का। तो हमको उस चुनाव को देखना है कि ये चुनाव कब है। ठीक है, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1967 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवन रेड्डी को कांग्रेस की पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने में सफलता पाई। कैसी पाई? आपकी सफलता पाई। एन संजीवन रेड्डी ने इंदिरा गांधी की बहुत दिनों में राजनीतिक अनबन चल रही थी। ऐसे से इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीवी सिंह गिरी को बढ़ावा दिया और उन्हें स्वतंत्र भारत के रूप में राष्ट्रपति के पद पर आपका नामांकन भरवाया। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भूतपूर्व राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार यानी कि प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया। जैसे कि कुछ बड़े और जन प्रिय नीति की घोषणा की गई। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसी के परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। गुजरते वक्त भी कांग्रेस के भीतर तरह तरह के मतभेद उठते रहे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चलते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को अंजाम दे दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एम लिंजापानी ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और पार्टी के विधायक अधिकतर उम्मीदवार नीलम संजीवन रेड्डी को वोट डालेंगे। इंदिरा गांधी के समर्थन गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं हुई। बीपी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम आत्मरंग की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मर्जी से किसी को भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीवी गिरी सिंह की विजय हुई और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवन रेड्डी को पार्टी में अधिकतर उम्मीदवार थे। ठीक कांग्रेस पार्टी के आंतरिक अधिकतर जो उम्मीदवार को हार की पार्टी से टूटना तय हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष के प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी से निष्कासित कर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी को असली कांग्रेसी है। 1967 में नवंबर में सिंडिकेट की अगुवाई में कांग्रेसी खेमे यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी खेमे रिजेक्टिंग कहा गया। इन दोनों दलों में को क्रम से पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस कहा गया। इंदिरा गांधी ने पार्टी को इस टूट को विचारधारा की लड़ाई में के रूप में पेश किया। एक हो गया समाजवादी, एक हो गया पुरातनपंथी तथा गरीबों की हिमायती और अमीरों की तरफदारी के बीच लड़ाई की ये चीजें आपकी शुरू हो गई। तो ये दौर था
जब कांग्रेस क्या थी, आपस में टूट रही थी। क्या था कि जब ये दौर कौन सा था बच्चों? जब कांग्रेस आपस में टूट रही थी, ये दौर वो है। ठीक, क्या है? ये दौर वो है जब कांग्रेस अपने अंदर से क्या है, टूट रही है। देखिए, अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इतिहास लोकतंत्र की त्रासदी के ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां जन समर्थन की लहर तूबे और किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्ता हुई है। नेता राजनीतिक आत्महत्याओं का शिकार हो जाते थे और चरित्रहीन चुटुकबार दावियों की बात जीतने लगे। अब देखिए, एन निंजंग लिंगपा इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हैं। अच्छा, यही निकालते हैं पार्टी से। और एस लिंचोंका को उन्हें 11 नवंबर 1966 को चिट्ठी लिखी कि उपयुक्त पंक्ति से इस पत्र का अंश है। ये दिखा, एक पत्र लिखा था, उसमें कुछ चीज लिखा कि सिंपल ये लिखा कि उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। अब उन्होंने एक आपकी प्रथा खत्म की थी, प्रिंस बी पर्स की समाप्ति। पहले अध्याय में आपने देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि रियायतों को तत्कालीन शासक परिवार को एक निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें, यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय की जाती थी कि राज्य का विलय किया जाना है या उसका विस्तार, राजस्व की क्षमता कितनी, और इस व्यवस्था को प्रेस्बीपर्स कहा गया, प्रीबीवर्स कहा गया। रियायतों के विकल्प में राजा महाराजाओं को दी गई विशेष सुविधा और कुछ खास आलोचना नहीं थी। उस वक्त देश की एकता और अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संघ में वर्णीय समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया है। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रेस्बीपर्स को खत्म करने की समर्थन की मांग किया। उनकी राय में सरकार को प्रेस्बी संगठन की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रेस्बीपर्स की समाप्ति के नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि रियायतों के साथ विश्वासघात के बराबर है। अब कह रहे हैं कि वो क्या है, उनके साथ विश्वासघात यानी कि धोखा कर रहे हैं। प्रीबीपर्स की महाव्यवस्था खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान संशोधन के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव के बाद एक बड़ा मुद्दा बन गया और इस मुद्दे ने उन्हें जन समर्थन खूब मिला और 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान संशोधन हुआ और इसी तरह से क्या हो गया, प्रेस की समाप्ति हो गई और मौजूदा कानूनी अड़चनें भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इस तरह से आप देखिए, अकेली खड़ी हैं इंदिरा गांधी और पूरा ये कांग्रेस खड़ा है। इस तरह से उन्होंने एक महिला होने के बाद अपने आप को पार्टी में पुनर्स्थापित किया, चुनाव जीती और बरकरार रही। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्या थी? ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने लोगों के सामने हार नहीं मानी। जितनी भी उनके सामने समस्या आई, उन सबका उन्होंने संघर्ष किया और उन संघर्ष के साथ हमने एक एक करके देखा। ठीक, देख लीजिए एक बार, फिर पढ़ लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। तो आपने पूरी स्थिति को इसमें पढ़ लिया है, पूरी स्थिति को अवलोकन आपने कर लिया है कि क्या स्थिति कांग्रेस के अंदर रही, क्या क्या चीजें थी, एक एक करके कैसे कैसे हमने इन सबको आपका देख लिया। चलिए, तो अच्छे से हमने इन सारी चीजों को पढ़ा, गौर किया, देखा,
तो इसमें और कुछ पूछने के लिए पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम चलते हैं सीधा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस लेक्चर के माध्यम से कांग्रेस के अंतर्गत जो भी उठक-पटक थी या फिर जो राजनीतिक हलचल थी, उसके विषय में गौर किया और एक-एक चीजों को हमने गौर करके बहुत अच्छे से उनको देखा और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये चीजें किस प्रकार की थीं, कैसे हो रही थी, क्या हलचल थी, कैसे इंदिरा गांधी के सामने ही एक जो आपका सिंडिकेट बना था उसको समाप्त करना, फिर कांग्रेस ने उनको निकाल दिया, वापस अपने आप को खड़ा करना, 1971 का चुनाव जीतना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंदर की हलचल है उसको हम जानने में, उसको समझने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। और देखिए, एक पुराना इतिहास हमको समझ आ रहा है देश के आजादी के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता रही है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको देखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।